Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. हेलो दोस्तों, मैं उमाकांत। आज से आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इन सब टॉपिक को कवर करूंगा, जैसे चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पीडी और रेसिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और ये एनर्जी किस काम में आता है? लाइटिंग ऑफ बल्ब, हीटिंग डिवाइस। आपके घर में जो हीटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे एग्जांपल, आपके घर में हीटर होता है जिस पे खाना बनता है, आयरन जिससे आप कपड़े को आयरन करते हैं। और इसी तरह का थर्ड, बड़े बड़े प्लांट में जैसे मशीन होते हैं, उनको रन कराने में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? ये एनर्जी ड्यू टू मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब किसी वायर में मूवमेंट करते हैं, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और उस एनर्जी का यूज हम लोग लाइटिंग ऑफ बल्ब, हीटिंग डिवाइस को यूज करते हैं उसके थ्रू। और जो भी आप घर में देख ही रहे हैं कि किस तरह का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग घर में करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से? ड्यू टू मोमेंट ऑफ चार्ज। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग एग्जाम का जरा सा भी फिक्र मत कीजिए। मैं हर चैप्टर के बाद आप लोगों को 10 ईयर सॉल्व चैप्टर वाइज जो दिया रहता है, 10 ईयर, जैसे आपको 2020 का, 19 का, 18 का, इस तरह से 10 साल पुराना जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर से, सारा मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को कवर कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम का फिक्र ना करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है? जब हम लोग दो पार्टिकल लेते हैं, दो सब्सटेंस लेते हैं, एक फर्स्ट और ये सेकेंड, दो बॉडी लिए, इसको आपस में रब किए। रब का मतलब ऐसे फ्रिक्शन, उसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट किए। तो एक बॉडी में से 1 या 2 में से, 2 या 1 में से, किसी में से जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चलाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो इसमें प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज। ये हो गया दो प्रकार का चार्ज, और ये चार्ज की वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग 10th के बेसिस पर चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज को आप लोग डिफाइन करेंगे कि चार्ज लिखिए, चार्ज, ये 10th लेवल का आप लोगों का चार्ज का डेफिनेशन है। when we rub का मतलब होता है ऐसे करना। when we rub two substances, then there is transfer of free electron। When we rub two substance, जैसा कि आप लोग को बताएं, जब हम लोग दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, घसीटते हैं,
तो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन वी रब टू सब्सटेंस then there is a transfer of free electron from one body to another body. फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब जैसे देखिए ये एक सब्सटेंस में से जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरे बॉडी में, उसके वजह से वहां पे कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अब वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप लोग लिखिए कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई कि चार्ज क्या होता है। जब हम लोग दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जब रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, उसी की वजह से एक बॉडी चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या है, या नेगेटिव चार्ज होगा वो भी रिपेल करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो आपका अपोजिट चार्ज होगा, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये जो चार्ज होगा ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब रिपेल और अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप दो चार्ज बॉडी ला रहे हैं, प्लस एक माइनस है, अगर दोनों अपोजिट हैं तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। अगर वहीं पे दो सिमिलर चार्ज है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जब हम लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी जिसमें से ट्रांसफर होता है, जिसमें से जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दो प्रकार का चार्ज बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। चार्ज का डेफिनेशन आप लोगों का 10th लेवल पे ही दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का एसआई यूनिट। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि चार्ज दो प्रकार का होता है। पहले चार्ज आप लोग को बता दिए कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाता है, उसके बाद बताया चार्ज दो प्रकार का होता है। उसके बाद ये भी हम बताएं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे चार्ज का फॉर्मूला। एक बात को देखिए, अगर कोई आपके पास ये बॉडी है, इस पे कितना चार्ज है इसको क्यू, सबसे पहले एक सेकेंड रुकिएगा, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि चार्ज का यूनिट कोलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कोलम्ब। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कोलम्ब। अब कोलम्ब को इसको डिनोट करते हैं Q से, और Q इक्वल टू होता है चार्ज, Q मतलब चार्ज, Q इक्वल टू NE। अब आपको जानना है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, Q मतलब चार्ज, तो उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ देखिए, अगर हमें जानना है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, तो हमको उसके लिए दो चीजों का, एक चीज का पता होना चाहिए कि उसके पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब हमको जानना है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, ये टोटल चार्ज अगर इस बॉडी पे जानना है तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जानना होगा और उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समझिए, अगर हमको जानना है कि किसी भी रूम में कितना, ये जानना है कि हम लोग को किसी एक रूम में, मान लीजिए अगर हमको पता है कि 10 लड़के हैं, फिर हम लोग को पता करना है कि 20 रूम में कितने लड़के हैं, तो वो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 20। उसी तरह से देखिए, हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, यानी कि एक रूम में इतने लड़के हैं, तो टोटल इतने रूम है तो मेरे पास कितने लड़के होंगे। इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं ना, चार्ज मतलब टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज किसी बॉडी पे कितना है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज अब हम लोग को जानना है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज हम लोग को जानना है हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्स। ये बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम लोग को जानना है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन एक कूलम में होते हैं। तो 1 कूलम यानी कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q = Ne। Q मतलब 1 कूलम में हम लोगों को जानना है कि कितने होते हैं, तो Q के जगह पे हम लोग 1 लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को जानना है कि ये हम लोग से पूछा गया है कि आखिर 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम आप लोग को बताए थे। और E का हम लोग जानते हैं, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, आपको ये भी पता है, तो N निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से देखिए, Q = Ne, आपको Q का वैल्यू मालूम है 1, N आपको फाइंड करना है और E का वैल्यू आप लोगों को बताया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, हमें पता करना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहाँ पे Q = Ne, हमको N फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम चार्ज में। तो N को इधर लाइए, N = आपका हो जाएगा Q/E। यहाँ से देखिए, N = Q/E, यानी कि N = Q, आपके पास कितना है, चार्ज कितना है 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ देखिए, ये आपका, इसको ऊपर भेज दीजिए, N = 1 × 10⁻⁻19/1.6। ये आपके पास एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। यहाँ पे गलती से माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10⁻+ प्लस हो जाएगा। कोई भी याद रखिएगा कि कोई भी इस तरह का पावर में अगर नीचे माइनस रहे तो ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर प्लस हो गया, यहाँ पे 1.6 बचा। ये इसके पास 10 का पावर 19 है, ये एक जीरो इसको दे देगा, यानी कि N = 10 हो जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ पे प्लस नहीं लगाते हैं जब प्लस रहता है तो, सॉरी, यहाँ पे ये हो गया 18, यहाँ क्योंकि यहाँ से एक जीरो यहाँ पे चला गया 10 और यहाँ पे 1.6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका N = आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, 10 का पावर 18, मतलब कि एक कॉलम में आपका इतना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये बोर्ड में कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछेगा कि एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला पता है Q = Ne। Q = पूछ रहा है कि एक कॉलम में कितने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो Q इक्वल टू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम लोग कंडक्टर, ये आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में बता दें कंडक्टर होता क्या है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, जैसे आपका हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसा कोई भी वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बोर्ड है, उसमें वायर डाले कॉपर का, उसको टच करेंगे तो आपको झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो हो सके, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो हो सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो हो सके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया जा सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए लिखे, कंडक्टर दोज substance through which इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, those substance through which electricity, ब्रैकेट में चार्ज लिख लीजिए, those substance through which electricity can flow easily are called conductor। ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज फ्लो हो सके आसानी से, उसको कंडक्टर कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सिल्वर को, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ आपका कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल है। कंडक्टर समझ गया कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड इंसुलेटर है। कंडक्टर का जस्ट अपोजिट वर्ड इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या हुआ? इसका मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, रेसिस्ट करे, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो ना हो पाए, आसानी से क्या फ्लो ही ना हो पाए, उसको इंसुलेटर कहते हैं। दोज substances through which electricity cannot flow। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप अपने से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया और ड्राई वुड हो गया। इस तरह से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके। आप लोग जान गए इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या फ्लो ना होने दे, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, चार्ज को कंडक्ट करे और चार्ज को फ्लो होने दे। अब आपसे एक बात पूछनी थी कि कौन सी ऐसी वजह है जो किसी सब्सटेंस को इंसुलेटर बना दे रहा है, किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बना दे रहा है। कोई तो वजह होगी ना कि ग्लास जो है या फिर आपका ड्राई वुड जो है, प्लास्टिक जो है, कोई तो वजह होगी जो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रहा है। वहीं पे आपका सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है।
तो अगर आपका बोर्ड में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस क्यों कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होता है, तो उसका एक वजह है, अगर किसी भी सब्सटेंस के पास अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इंसुलेटर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर या कंडक्टर, या फिर इस तरह से उम्मीद कम है क्या, आपसे ये पूछेगा कि जैसे आपसे पूछेगा व्हाट्स मेक सिल्वर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट प्लास्टिक कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका लिख लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स are the responsible for the free electron are the responsible for the conduction of charge। मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस कंडक्टर में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अगर जितना ज्यादा है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, ऊपर का मतलब ज्यादा है, तो कंडक्टर वो बेहतर होगा, कंडक्टिविटी भी उसका ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी मतलब कितना कंडक्ट कर सकता है, कितना चार्ज को फ्लो करा सकता है। और उसका अपोजिट, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज को कम फ्लो होने देगा। मतलब जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को ज्यादा फ्री फ्लो होने देगा, यानी कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो बेहतर कंडक्टर है, यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है। और हम लोग सबसे पहले आपको बता दें सिल्वर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, उसके बाद आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है। छात्रों को दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन